प्रिय प्रतियोगियों, स्वागत है आपका पुष्पोम एजुकेशन में। पुष्पोम एजुकेशन में आप अब तक हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ रहे हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास में हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, काल विभाजन और काल विभाजन के जो आधार हैं, ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। आदिकाल अब हम पढ़ रहे हैं। आदिकाल में ये देख रहे हैं कि आदिकाल को किन किन नामों से किन किन विद्वानों ने अभिहित किया है, वह भी हम देख चुके हैं। इसके पश्चात अब हम आगे हिंदी जो आदिकाल है, आदिकाल की पृष्ठभूमि देख रहे थे पिछली कक्षा में। आज हम आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां देखेंगे कि जो आदिकाल चल रहा था वह आदिकाल उसमें जो उस समय की प्रवृत्तियां थी वो कौन कौन सी प्रवृत्तियां थी। कक्षा शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आज की कक्षा है, यह अब तक जो हिंदी साहित्य का इतिहास जब से शुरू हुआ है और ये जो चल रहा है, यह किन प्रतियोगियों के लिए ज़रूरी है या किन प्रतियोगियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो ये जो भी प्रतियोगी यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं जून माह के परीक्षा के लिए, या जो प्रतियोगी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा उत्तर प्रदेश की हो या मध्य प्रदेश की हो, या फिर वो आगामी आने वाले झारखंड, हरियाणा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की हो, इन सभी परीक्षाओं के लिए आज की कक्षा महत्वपूर्ण है। साथ साथ जो उत्तर प्रदेश की जो टीजीटी पीजीटी परीक्षा होने वाली है, उसके लिए भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण कक्षा है। और जो अन्य राज्य हैं, जैसे झारखंड हो गया, झारखंड में भी पीजीटी की वैकेंसी आई हुई है। जो लोग पात्र होंगे वो लोग भर देंगे फॉर्म को। और एमपी पीसीएस भी देख रहे हैं, यानी कि मध्य प्रदेश में भी पीजीटी के वैकेंसी आ गई है। जो लोग पात्र होंगे अपने पात्रता के अनुसार फॉर्म को भर देंगे और चैनल से जुड़ जाएंगे, तैयारी करेंगे, यह उनके लिए भी उपयोगी है। साथ ही हरियाणा के या राजस्थान का जो स्कूल व्याख्याता का आता है, आने वाली है वैकेंसी, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। और जो मध्य प्रदेश की जो सहायक आचार्य की वैकेंसी आई हुई है, जिसका 31 जुलाई तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, उसके लिए भी यह कक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। साथ साथ जो अभी आगामी आने वाली जो वैकेंसी है, जो अभी आने वाली वैकेंसी है, जैसे एलटी ग्रेड और जीआईसी की उत्तर प्रदेश की, इन भर्तियों के लिए भी और उन प्रतियोगियों के लिए भी यह कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये कक्षा सभी परीक्षाओं के लिए इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शायद यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ये ऐसा है कि जो पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को इतने गहराई से पढ़ाया जा रहा है, इतने गहराई से विश्लेषण हो रहा है कि जिसमें अगर आप LTGIC का फॉर्म भरते हैं और उसमें आपको प्री की परीक्षा देनी है, फिर उसके बाद मेंस होगा, तो उस मेंस की भी तैयारी, जिसमें थ्योरी वाली लिखने होते हैं, आपको थ्योरिकल परीक्षा होती है, सब्जेक्टिव पेपर जो होता है, उसमें भी आपको यह कक्षा बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। क्योंकि उसके लिए कुछ अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको इतने गहराई के साथ उसको विश्लेषित कर दिया जा रहा है या व्याख्यायित कर दिया जा रहा है कि जिसमें अगर आप सारे पॉइंट्स को नोट करते हैं और कक्षा को 2-3 बार देख लेते हैं, अपने नोट्स बना लेते हैं, तो फिर आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है या कुछ और अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके साथ साथ प्री के ही साथ साथ मेंस की भी तैयारी होती जाएगी। और जो सहायक आचार्य की परीक्षा होती है या नेट जेआरएफ की होती है, उसमें भी स्तरीय प्रश्न आते हैं। तो उन सब के लिए यह बहुत आवश्यक कक्षा है और बहुत ही उपयोगी कक्षा है। तो आप लोग अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, पिछली कक्षाओं को नहीं देखा है आप लोगों ने, तो आप लोग उसे भी जा कर के पुनः 1-2 बार या 3 बार, जितनी बार आपका मन करे, या आपको जब तक आपका नोट्स ना बन जाए, जब तक आपको याद ना हो जाए ठीक से, तब तक आप उसको देखते रहें। और आगे की कक्षा के साथ आप स्वयं भी निरंतरता बनाए रखें और निरंतर देखते रहें, नियमित देखते रहें कक्षा को। आपको जो भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे और परीक्षा की अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। तो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और आज देखेंगे कि जो हिंदी साहित्य का आदिकाल था, उस आदिकाल की पृष्ठभूमि हमने पिछली कक्षा में देख लिया है। अब हम प्रवृत्तियों को देखेंगे कि आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कैसी रही हैं। जो हमारा आदिकाल रहा है, उस आदिकाल में जो साहित्य रचना हो रही थी उनमें कौन सी प्रवृत्ति विद्यमान थी। तो हम सबसे पहले नंबर पे देखते हैं कि संकुचित राष्ट्रीयता की भावना।
जो आदिकालीन साहित्य था या आदिकालीन कालखंड था, उसमें क्या था, उसमें ये जो संकुचित राष्ट्रीय की भावना थी, यानी कि भावना उसमें कैसी थी, संकुचित राष्ट्रीयता की भावना। जो भी राज्य थे जो छोटे छोटे, उसमें राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना का अभाव पाया जाता था। जो जनता थी वह अपने राज्य तक, या जो राजा थे उस समय के जो शासक थे, वह सिर्फ अपने राज्य तक सीमित थे। उन्हें पड़ोसी राज्यों के उत्कर्ष अपकर्ष से कोई सरोकार नहीं था। वह उनके दुख सुख में भागीदार नहीं होते थे, बल्कि अगर कोई अन्य राज्य के लोग या फिर कोई और अन्य आक्रमणकारी आता है, तो यदि वो दूसरे या जो पड़ोसी राज्यों पे जब वो आक्रमण करता था, तो ये जो उसके पड़ोसी राज्य होते थे वो उसका सहयोग करने लगते थे। तो ये क्या था, ये अपने संकुचित भावना थी उनकी, कि उनके अंदर एक राष्ट्र की भावना नहीं थी, क्योंकि भारत में उस समय कोई केंद्रीय सत्ता विद्यमान नहीं थी। एक कोई केंद्रीय सत्ता के अभाव के कारण उस समय राज्य, पूरा भारत देश छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, और छोटे छोटे राज्यों में क्या था, राजा के अंदर या वहाँ की जनता के अंदर सिर्फ अपने राष्ट्र की भावना थी, संकुचित राष्ट्रीय भावना थी उनकी, जो सिर्फ अपने विषय में सोचता था, अन्य राज्यों के विषय में या पूरे भारत के विषय में नहीं सोचता था। इसके कारण आक्रमणकारी आते थे और निरंतर युद्ध का वातावरण बना रहता था। एक राजा दूसरे पे, दूसरा राजा तीसरे पे आक्रमण करते रहते थे, और उस समय आपसी कलह और वैमनस्य की भावना व्याप्त थी लोगों में। अयोग्य और अनुपयुक्त राजा जो होते थे, उनके भी शौर्य का अत्युक्तिपूर्ण वर्णन किया जाता था साहित्यकारों के द्वारा। दूसरे नंबर पे हम क्या देखते हैं कि आश्रयदाताओं का प्रशस्ति गान, यानी दूसरी प्रवृत्ति क्या रही है आदिकाल की, जो आश्रयदाता रहे हैं उन राजाओं के का प्रशस्ति गान, यानी झूठे प्रशस्ति गान करते थे। जो उस समय के साहित्यकार होते थे, उन साहित्यकारों के लिए उनकी प्रवृत्ति हो गई थी ऐसी कि जैसे वो जो भी राजा के राज्य में रहते थे, यानी कि अपनी जीविका के लिए, जीविकोपार्जन के लिए वह किसी न किसी राजा के आश्रय में रहा करते थे। उनका स्वयं का अपना कुछ नहीं होता था, वह कुछ और करते नहीं थे, साहित्य रचना करते थे, इसलिए वह किसी न किसी राजा के आश्रय में रहा करते थे। और आश्रय में रहने के कारण उनका जो था आश्रयदाता और सामंतों की का गुणगान करना उनकी व्यवस्था थी, और उनकी ज़रूरत भी थी, आवश्यकता भी थी, क्योंकि उससे जीविका चलती थी इनकी। जैसे आप जयचंद का नाम सुने होंगे, तो जयचंद के अगर इतिहास आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा, तो जयचंद के विषय में जो हमारे यहाँ लोक प्रचलित कहावत है कि जयचंद कहने से ही क्या लोग मानते हैं कि जो घर का भेदी हो या फिर राज्य का भेदी हो, राज्य को नष्ट कराने वाला हो, शत्रु जैसा व्यवहार करता हो, तो उसको हम जयचंद कहते हैं। नहीं, अपने घर में किसी अन्य को बुला करके अपने घर का नाश करने वाला व्यक्ति जयचंद कहलाता है। जैसे जयचंद ने क्या किया था, पृथ्वीराज चौहान के से युद्ध करने के लिए उसने मुगलों को, जो उस समय का विदेशी आक्रमणकारी था, उसको उन्होंने निमंत्रण दिया था और पृथ्वीराज चौहान से वो युद्ध किए थे। फिर जो शेरशाह सूरी था वो युद्ध किया, उसके बाद जयचंद को भी अंत में जाके वो पराजित कर देता है। तो जयचंद भी कहीं न कहीं उसके द्वारा छला जाता है। तो ऐसे कपटी लोगों को हम जयचंद कहते हैं। लेकिन मधुकर कवि का नाम सुना होगा, भट्ट केदार का नाम सुना होगा। तो जो उस समय के भट्ट केदार नामक कवि थे, मधुकर कवि थे, ये लोग एक अपनी अपनी साहित्य रचना, यानी कि वो जयचंद के आश्रय में थे, तो वो लोग रचना करते हैं। जय मयंक जस चंद्रिका और जयचंद प्रकाश का आपने नाम सुना होगा। इसमें जयचंद के शौर्य का वर्णन है। हालांकि वो राजा कैसा था, वह राजा नैतिक रूप से अच्छा नहीं था, फिर भी उस राजा के शौर्य का, उसके ज्ञान का, उसकी नैतिकता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। तो ये क्या है, ये उस समय की प्रवृत्ति थी, क्योंकि वो राजा के राज्य में रहते थे, तो राजा का प्रशस्ति करना, उनका गुणगान करना, उनकी झूठी प्रशंसा करना उनकी मनोवृत्ति हो गई थी और उनकी मजबूरी थी, क्योंकि उससे उनकी जीविका चलती थी। तो इसलिए वो राजाओं की वृत्ति के अनुरूप क्या करते थे, रचना करते थे। और जो उनके राज्य में नायिकाएं रहती थी या रानी रहती थी, तो उसके उनके जैसे जो राजा चाहते थे उसी के अकॉर्डिंग वो लोग रचना करते थे, राजा के मन के अनुकूल रचनाएं करते थे। तो नायिकाओं का या सुंदरियों का या फिर रानी का वो लोग नक्सिक वर्णन करते थे, उनके सौंदर्य का नक्सिक वर्णन करते थे अपने साहित्य में।
और राजा के शौर्य की और वीरता की झूठी प्रशंसा करते थे। तो ये उस समय की प्रवृत्ति रही, यानी कि उस समय की तत्कालीन प्रवृत्ति थी आदिकाल की कि आश्रयदाताओं की प्रशंसा की जाती थी। यही प्रवृत्ति आप जब आगे पढ़ेंगे तो भक्ति काल के बाद जब रीति काल आता है तो आप रीति काल में पुनः ये प्रवृत्ति देखते हैं कि जो कवि आते हैं वो सारे कवि कहीं न कहीं किसी राजा के आश्रय में रहते हैं और प्रशस्ति गान लिखते हैं। तो ये उस समय की भी प्रवृत्ति रही है। फिर तीसरी प्रवृत्ति देखते हैं कि युद्धों का सजीव वर्णन, यानी कि जो आदिकालीन साहित्य रहा है, आदिकालीन काल समय सीमा रही है, उसमें जो भी साहित्य लिखे गए वो युद्धपरक साहित्य लिखे गए और उनमें युद्धों का जो वर्णन है वो बड़ा सजीव वर्णन है। उस समय कवि को जो कवि होता था वो कवि तो होता ही था, कवि के साथ साथ वह कलम और तलवार दोनों का धनी होता था। कलम और तलवार का दोनों का धनी होने का तात्पर्य क्या है कि जो कवि होता था वह अपने राजा के साथ युद्ध में भी जाता था और युद्ध में जा कर के आवश्यकता पड़ने पे राजा के लिए या अपने प्राणों को बचाने के लिए या अपने राज्य के लिए वह युद्ध भी करता था और अपने कविता के माध्यम से सैनिकों में उत्साह और उमंग भरता था, वीरतापूर्ण वचन बोलता था, जिससे जो सैनिक थे वो उत्साहित होकर के युद्ध के लिए चल पड़ते थे। तो उस समय के काव्य से संबंधित एक हम परिभाषा देखेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी आते हैं, हम यहाँ लिख दे रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ये जो रविंद्रनाथ टैगोर थे ये आदिकालीन साहित्य के विषय में लिखते हैं। जो उनका वीरगाथा परक साहित्य था उसके विषय में कुछ टिप्पणी करते हैं। तो वो टिप्पणी में क्या लिखते हैं कि भक्ति रस का काव्य तो भारत की प्रत्येक भाषा में किसी न किसी रूप में, यानी कि जो भक्तिकालीन साहित्य है, भक्ति रस जिसमें विद्यमान हो, ऐसे साहित्य तो भारत की प्रत्येक भाषा में किसी न किसी कोटि का पाया जाता है। और आगे लिखते हैं रामकृष्ण को लेकर प्रत्येक प्रांत ने निम्न या उच्च कोटि का साहित्य उत्पन्न किया है। यानी कि ये जो भक्ति रस से संबंधित काव्य होते हैं, साहित्य होते हैं, उसकी रचना हर एक भाषा भाषी लोगों में मिल जाती है, हर एक भाषा के साहित्य में आपको मिल जाती है। रामकृष्ण को लेकर प्रत्येक प्रांत के कवियों ने या साहित्यकारों ने निम्न या उच्च कोटि का साहित्य रचा है। किंतु आगे लिखते हैं किंतु राजस्थान ने अपने रक्त से जो साहित्य लिखा है उसकी समता साहित्य अन्यत्र कहीं नहीं, यानी कि उसकी समता का साहित्य अन्यत्र कहीं नहीं है, कहीं नहीं मिलता। इसका कारण यह है कि यह उन लोगों का काव्य है जिन्होंने तलवार के आघात को अपने मस्तक पर झेले, यानी कि तलवार के आघात उन्होंने क्या किए, अपने मस्तक पे झेले, ये उनका काव्य है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो उस समय के कवि होते थे वो अपने राजा के साथ युद्ध में जाते थे और वहाँ अपने ओजपूर्ण वाणी के द्वारा, अपने काव्य के द्वारा वह सैनिकों का उत्साहवर्धन करते थे, राजा का उत्साहवर्धन करते थे और वह स्वयं भी युद्ध में भाग लेते थे। जैसे आप पृथ्वीराज चौहान जब पृथ्वीराज रासो पढ़ते हैं तो पृथ्वीराज रासो में आपको यह मिलता है कि जो उस समय का तत्कालीन यानी उस पृथ्वीराज का जो आश्रित कवि था चंद्रवरदाई स्वयं पृथ्वीराज के साथ युद्ध में जाता है और युद्ध का वर्णन करता है। तो उस समय के जितने भी साहित्यकार होते थे जो आश्रय में रहते थे वह राजा के साथ युद्ध में जाते थे, अपने आँखों से युद्ध को देखते थे। तो जब युद्ध को जो व्यक्ति देखा रहेगा अपनी आँखों से तो वह उस कल्पना का उसमें कहीं पे भी समावेश नहीं करेगा, वह उसका सजीव चित्रण करेगा, क्योंकि सैनिकों को लड़ते, तलवारों को झंझनाते, घोड़ों के टाप को सुनता है और ज़मीन से उड़ने वाली धूल को देखता है, सैनिकों को कट कर के गिरते देखता है। तो ये क्या, और कभी न कभी वह स्वयं भी अपने मस्तक पे आघात सहता है। युद्ध में बहुत सारे कवि ऐसे हुए कि मारे भी गए, जैसे चंद्रवरदाई खुद भी अंत में मर जाते हैं। जब आप पृथ्वीराज रासो पढ़ेंगे तो आपको उसमें बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान और जो चंद्रवरदाई हैं दोनों एक दूसरे को तलवार मार के मर जाते हैं, तो वीरगति को प्राप्त होते हैं। तो ये क्या है, जो राजस्थानी साहित्य था, यानी कि जो राजस्थान प्रांत था, ये उस समय का वहाँ का जो साहित्य लिखा गया उस साहित्य में क्या मिलता है कि भक्ति रस की भावना कम मिलती है, किंतु जो
वीर रस से संबंधित रचना मिलती है, युद्धपरक रचना मिलती है, उस साहित्य की समता का या उसके टक्कर का कोई साहित्य अन्यत्र नहीं मिलता है। क्योंकि जो उन कवियों ने जो काव्य लिखा है उसमें जो तलवार चलती थी, युद्धों में जो तलवार चलती थी, वो कहीं न कभी उस तलवार के आघात को अपने मस्तक पे झेलते थे। तो इसलिए उनके जो प्रत्यक्षदर्शी है, उस प्रत्यक्षदर्शी व्यक्ति के काव्य में कल्पना कम होगी, सजीवता ज़्यादा होगी। तो ये उस समय के कवियों में होती थी। जो युद्धों का वर्णन था उनका बड़ा सजीव होता था, क्योंकि वो स्वयं भाग लेते थे। फिर अगले प्रवृत्ति देखते हैं कि अगला क्या है, वीर रस और श्रृंगार रस का अपूर्व समन्वय। वीर और श्रृंगार रस का अपूर्व समन्वय हम देखते हैं कि जो आदिकालीन साहित्य है इसमें सौंदर्य वर्णन के लिए संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार का भी वर्णन करते हैं। और संयोग और वियोग के विभिन्न जो अवस्थाएं होती हैं उसका भी ये लोग खूब वर्णन करते हैं, बहुत अच्छा वर्णन करते हैं। और साथ साथ ही वीर रस का भी अपूर्व समन्वय उसमें देखने को मिलता है। यानी कि जो भी आदिकालीन साहित्य था वीर गाथात्मक था, किंतु उसमें संयोग और वियोग के भी पक्ष उतने ही सजीव और मार्मिक ढंग से प्रस्तुत हुए हैं। जैसे खुमान रासो हो गया, विशलदेव रासो हो गया, बसंत विलास हो गया, ढोला मारूरा दुहा या संदेश रासक इत्यादि जो साहित्य हैं यह कैसे हैं, यह श्रृंगार रस से युक्त हैं। यानी कि श्रृंगारिक वर्णन इसमें किया गया है। उसमें जो नायिकाएं होती हैं सौंदर्य का नक्सिक वर्णन किया गया है, बहुत ही मार्मिक वर्णन और बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है। आप एक उदाहरण देखते हैं कि वीर रस से जो संबंधित कविता होती थी उसके संबंध में एक उदाहरण देखेंगे कि जी की बिटिया सुंदर देखे तेहि घर जाए धरे हथियार। उस समय के वीर काव्यों में क्या वर्णन था कि युद्ध का एक कारण होता था, एक कारण यह भी था कि स्त्रियों के हरण के लिए या स्त्री प्राप्ति के लिए या सुंदर नायिकाओं के प्राप्ति के लिए भी युद्ध हुआ करते थे। युद्ध का कारण सिर्फ सीमा विस्तार या राजनीतिक विद्वेष ही नहीं था, बल्कि अगर किसी राज्य के राजा की कन्या को बहुत सुंदर लोग देखते थे तो जो उससे बलशाली राजा होता था वो उसके यहाँ आक्रमण कर देता था उसके राज्य पे, और उसकी पुत्री को प्राप्त करने के लिए हथियार का प्रयोग करता था। यानी कि युद्ध के दम पे वहाँ उसकी कन्या को हर लाना, उसकी स्त्री को हर लाना, ये उस समय में ऐसी स्थितियाँ या ऐसी मनोवृत्ति व्याप्त थी उस समय कि ये प्रवृत्ति देखी जाती है साहित्य में, इसलिए इसका भी वर्णन मिलता है। फिर आप नारी सौंदर्य से संबंधित एक चित्रण देखिए कि नारी यानी कि जो संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार का भी खूब अच्छा वर्णन मिलता है आदिकालीन साहित्य में। तो एक उदाहरण देखिए कि मनहु कला शशिभान कला 1600 बन्नी बाल बैस शशिता समीप अमृत रस पिन्नी। क्या कह रहा है कवि कि मनहु कला यानी कि मानव कला, कला कौन, शशि और भान। शशि यानी कि दो लोगों का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। शशि का अर्थ हुआ चंद्र और भान अर्थात भानु यानी कि सूर्य। सूर्य और चंद्रमा की जो कलाएं हैं, जो 16 कलाएं हैं, ऐसा माना गया है कि उनकी 16 कलाएं बनी हैं किससे, जिससे भी उन कलाओं से नायिका बनी है। यानी कि नायिका कैसे बनी है, सूर्य और चंद्रमा दोनों की 16 कलाओं को मिला करके उस नायिका का निर्माण हुआ है। और बाल बैस शशिता समीप, ऐसा लग रहा है कि उस नायिका के सौंदर्य को देख करके ये दोनों क्या हो रहे हैं, सूर्य और चंद्रमा उसके समीप, नायिका के समीप बैठ के उसके सौंदर्य का अमृत पान कर रहे हैं। और आगे ये लिखते हैं कि छत्रपति गयंद हरि अति बिह बनाए संचय सची पद्मिनी रूप पद्मावती मनहु काम कामिनी रची। ऐसा लग रहा है कि जो कामदेव हैं, जो नायिका है, नायिका इतनी सुंदर, इतनी कोमल है कि ऐसा लगता है कि स्वयं कामदेव ने ही उसको कामिनी रूप में या सुंदरी के रूप में उसको स्वयं रचा है। किसने रचा है, स्वयं कामदेव ने ही उसको रचा है। तो ये क्या है, ये सौंदर्य का वर्णन देखते हैं कि कितना खूबसूरत वर्णन किए हैं। संयोग या श्रृंगार रस का कितना सुंदर वर्णन है कि विगस कमल श्रीग भ्रमण नैनु खंजन मृग लुट्टीय हीर कीर अरुबिंब मोती नख सिख अहि घुट्टी। ये क्या, यानी कि ऐसा लग रहा है कि जो कमल खिलता है वह भी नायिका को देख के खिल रहा है, नायिका के सौंदर्य को, उसकी कलाओं को देख करके ही कमल खिल रहा है।
भ्रमर नयन खंजन मृग, उसके जो नेत्र हैं यानी कि उसके मुख कमल के समान हैं, तो ऐसा लगता है कि कमल खिला हुआ है। सृग भ्रमर, उसके जो उसकी चाल है यानी कि भंवरे की जैसी है और भंवरे उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। नयन खंजन मृग लुट्टी, जो उसके नयन हैं वो मृग के समान अर्थात हिरणी के नेत्रों के समान चंचल हैं और रस भरे हैं। और क्या है कि वो उस पे भी निछावर, लुट्टी अर्थात ये सारे लोग उस नायिका के सौंदर्य पे निछावर होते हैं। कौन? कमल, भ्रमर और जो मृग है खंजन नयन वाला जो मृग है, खंजन पक्षी, और जो मृग के समान या हिरणी के जो नेत्र हैं, ये सब उस नायिका के सौंदर्य पे निछावर हो जाते हैं। हीर कीर अरुबिंब मोती, नख सिक अहि घुट्टी, यानी कि उसका जो उसके जो दांत हैं वो हीरे के समान चमकीले हैं। हीर कीर, उसके दांत हीरे के समान चमकीले हैं। बिंब मोती और नख सिख अहि, यानी कि वो बिंबा फल के समान उसके नाक और होंठ का सौंदर्य है। उसके जो नख सिख पूरा है वह अत्यंत सुंदर है और वह लोगों को के मन को अनायास ही हरण कर लेने वाला है। तो ये क्या, ये आप संयोग श्रृंगार का इतना सुंदर वर्णन देखते हैं कि आदिकालीन साहित्यकार कितने विद्वान रहे हैं, सब रसों से कितना परिपूर्ण उनकी रचनाएं रही हैं कि वह वियोग श्रृंगार का जितना ही सुंदर वीर रस से भरे श्रृंगारिक रचनाएं करते हैं और वीर रस का जितना सुंदर वर्णन करते हैं उससे भी सुंदर या सौंदर्य या श्रृंगार रस का भी वर्णन करते हैं अपनी रचनाओं में। तो ये क्या देखते हैं, ये आदिकालीन प्रवृत्ति रही है वीर रस और श्रृंगार रस का, इसमें अपूर्व समन्वय देखने को मिलता है। आप पृथ्वीराज रासों को ही ले लीजिए, तो पृथ्वीराज रासों में जब पद्मावत समय आता है तो पद्मावत समय में जो पद्मावती के रूप का वर्णन है, आप लोग जब उसको पढ़ते हैं तो उसके सौंदर्य के विषय में सुनकर के आप स्वयं आविर्भूत हो जाते हैं, आपके मन में रोमांच उठने लगता है। और जब युद्ध का वर्णन होता है तो युद्ध के वर्णन में भी आप देखते हैं कि कितनी ओज भरी हुई है, कितना उनके वाणी में ओज है, कितना वीर रस से परिपूर्ण उनकी वाणी है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, ये उस समय की प्रवृत्तियाँ रही हैं। आगे हम क्या देखेंगे कि जो अब तो ये हो गया नारी सौंदर्य से संबंधित, एक वियोग श्रृंगार का और हम उदाहरण देखेंगे कि वियोग श्रृंगार से संबंधित और कौन कौन। तो हम लोग अब देखेंगे कि जो अभी तक आपने श्रृंगार रस से संबंधित उदाहरण देखा कि श्रृंगार रस का कैसा सुंदर वर्णन करते थे ये लोग, अब हम ये देखेंगे कि वियोग श्रृंगार का भी कितना सुंदर चित्र खींचा है आदिकालीन साहित्यकारों ने। तो हम देखते हैं एक उदाहरण। प्यू चित्तौड़ न आव्यू सावण पहली तीज, जो वह बाट बिरहिणी खिण खिण आवे खीज, संदेशो पीड़ साहिबा पाछो फिरिय न दे, पंखी घाल्या पिंजरे छूटन रो संदेश। ये क्या है कि जो श्रृंगार संबंधी अभी तक देख रहे थे, तो संयोग श्रृंगार का आपने पक्ष देखा, वियोग श्रृंगार का कितना सुंदर वर्णन करते हैं। वियोग श्रृंगार यानी कि एक जो नायिका है उसका जो पति है या उसका जो प्रेमी है वह प्रदेश गया हुआ है और सावन का महीना है। ऐसा माना जाता था प्राचीन समय में कि लोग जो चतुर्मास होता था यानी कि जो 4 महीने वर्षा ऋतु के होते थे उसमें चाहे जो भी होते थे, जो कमाने वाले पुरुष होते थे या राजा जो कहीं भी अगर गया रहता था, जो प्रदेश में गया रहता था, वह आज वापस आ जाता था, अपने घर लौट आता था और 4 महीने अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करता था। किंतु यहाँ पे क्या है इस उदाहरण में कि प्यू चित्तौड़ न आव्यू, यहाँ कह रही है भी एक विरहिणी स्त्री है जिसका पति परदेश गया हुआ है और सावन पहली तीज, वह सावन की पहली तीज आई हुई, उसका जो यानी कि वो नवविवाहिता है और अभी उसके जीवन की पहली तीज आई हुई है, सावन आया है और सावन की पहली तीज है। सावन की पहली तीज में उसका पति उसके साथ होना चाहिए, किंतु वह चित्तौड़ न आवे, वह चित्तौड़ नहीं आया हुआ है। और जो वह बाट बिरहिणी खिण खिण आवे खींच, क्या बता रही है कि वियोग का जो पक्ष होता है ना, या वियोग का समय जो होता है वह समय बड़ा ही दुखपूर्ण होता है, दारुणपूर्ण होता है। तो जब जो वह बाट बिरहिणी, वह जो वियोगिनी स्त्री है, वह बाट जोह रही है, रास्ता देख रही है अपने पति के घर वापस लौटने का,
और वह वापस नहीं लौट रहा है, तो खिण खिण आवे खीज, उसको हर एक क्षण सोच सोच करके उसे और खीज उत्पन्न हो रही है और क्रोध आ रहा है अपने पति पे कि जो उसका प्रियतम है वो घर नहीं आया। संदेशो पीड़ साहिबा पाछो फिरिय न देह, और पंखी घाल्या पिंजरे छूटनो संदेश। तो वो जब जो वियोगिनी है वह लोगों के, आम लोगों के, अन्य लोगों के जीवन को देखती है तो वह अपने जीवन से तुलना करती है, और जब पशु पक्षियों के जीवन को देखती है तो भी अपने जीवन की तुलना करती है और कहती है कि मुझसे तो अच्छे पशु पक्षी हैं कि जो अपने स्वच्छंद वनों में विचरण कर रहे हैं, अपने अपने साथी समूहों के साथ विचरण कर रहे हैं। संदेशो पीड़ साहिबा पाछो फिरिय न देह, कि वह ऐसा संदेश पति को भेजना चाह रही है कि क्या वापस नहीं आओगे, वह संदेश भेज रही है। और पंखी घाल्या पिंजरे, जैसे उसकी दशा कैसी हो गई है विरहिणी की, जैसे एक पंछी है, जैसे कोई पंछी हो और उसे पिंजरे में कैद कर दिया गया हो, उसको वह अपना घर कैसा लग रहा है, एक पिंजरे के जैसा लग रहा है। जैसे घाल्या अर्थात कैद कर देना, जैसे पंछी को किसी पिंजरे में कैद कर दिए, और उसी प्रकार से हमारा मतलब उस वियोगिनी की दशा हो गई है। छूटड़ रो संदेश, वह ऐसा संदेश छोड़ जाना चाहती है कि ये, या अपने पति को संदेश भेजना चाहती है कि वह उसका पति लौट आए। सावन की पहली तीज है, इससे तो अच्छा जीवन पशु पक्षियों का है, क्योंकि मेरा जीवन तो उस पिंजरे में बंधे पक्षी के समान हो गया है कि जब वह छूट पड़े तो उसे सुकून मिले, उसे प्रसन्नता प्राप्त हो। तो ये क्या देखते हैं, ये वियोग श्रृंगार का, यानी जितना ही सुंदर ये आदिकालीन कवि लोग थे, जितना ही सुंदर संयोग श्रृंगार का वर्णन करते थे, उससे कहीं ज़्यादा मार्मिक वर्णन वियोग श्रृंगार का आप देखते हैं। फिर देखते हैं कि जो उस समय का साहित्य उसमें श्रृंगार रस जो है वीर रस के पोषक के रूप में आया है। वीर रस के पोषक के रूप में कैसे आया है, वो कहते हैं कि जैसे अभी तो आपने संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार के उदाहरण देखे, अब देख रहे हैं, कह रहे हैं कि 12 बरस लय कुकर जीवें और 13 लय जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवें आगे जीवन को धिक्कार। यानी कि वीरों का वर्णन है कि वीर कैसे होते हैं कि जैसे जो उस समय के कवि लोग थे वो ये मानते थे कि जो श्वान होता है या कुत्ता जो होता है उसकी आयु कितनी होती है, 12 वर्ष तक कुत्ते जीवित रहते हैं, और 13 लौ जिए सियार, सियार मतलब जानते ही होंगे गीदड़, तो 13 लौ जिए सियार, जो सियार होते हैं या गीदड़ होते हैं या अंग्रेजी में जयकाल जो होते हैं, उनकी आयु कितनी होती है, उनकी 13 वर्ष आयु होती है। और बरस 18 छत्री जीवें आगे जीवन को धिक्कार, जो क्षत्रिय लोग हैं, जो वीर लोग हैं, उनका जीवन कितने वर्ष का है, वह 18 वर्ष तक जीवित रहने चाहिए। अगर वह 18 वर्ष से अधिक जीवित हैं तो आगे जीवन को धिक्कार, यानी कि ऐसा माना जाता था कि वह किसी युद्ध में भाग नहीं लेते हैं या वो कायर है, उनके जीवन को धिक्कार है कि वह आगे 18 वर्ष से अधिक भी जीवित रह रहे हैं। तो ये क्या यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो श्रृंगार रस है ना, वीर रस का पोषक बन के भी उस साहित्य में आया हुआ है। फिर आगे देखते हैं कि इतिहास और कल्पना का मिश्रण, उस समय आदिकालीन साहित्य की यह भी एक प्रमुख प्रवृत्ति रही है कि इतिहास और कल्पना का मिश्रण। इतिहास और कल्पना का मिश्रण हम देखते हैं कि जो ऐतिहासिक तथ्य रहे हैं, यानी कि जो साहित्य है उस समय का, उस समय के साहित्य में ऐतिहासिक तथ्यों का अभाव पाया जाता है और काल्पनिक वर्णन पाए जाते हैं, काल्पनिक वर्णनों की अधिकता उसमें दिखाई देती है। इतिहास की अपेक्षा जो उस समय के यानी जो घटनाएं हैं, जो तिथि हैं, जो संवत हैं, ये सब क्या है, वे इतिहास के आधार पर नहीं वर्णित किए गए हैं या इतिहास के आधार पर नहीं लिखे गए हैं, इसलिए इसमें कल्पना का मिश्रण देखा गया है। और सामंती व्यवस्था की झूठी मर्यादा को स्थापित करने का, राजाओं के युद्ध कौशल की दैवी गुणवत्ता, यानी कि जो राजा लोग युद्ध करते थे तो उसमें ऐसा दिखाया जाता था कि जैसे उनमें दैवी शक्ति व निवास ले लिया है, वह देवता के समान युद्ध कर रहे हैं। तो ये सब क्या था, उनके अंदर दैवी गुणों को दिखाना, घटना विशेष की चमत्कृति को प्रस्तुत करना, ये उस समय की साहित्यिक प्रवृत्ति रही है।
फिर आगे हम देखते हैं कि जो प्रकृति है, प्रकृति का पारंपरिक वर्णन, यानी कि प्रकृति का जैसे पारंपरिक वर्णन, यानी कि प्रकृति आदिकालीन साहित्य में भी जो प्रकृति चित्रण है साहित्य में, वो आलंबन के रूप में और उद्दीपन के रूप में ही प्रकृति का चित्रण किया गया है। परिगणनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। और एक और आप देखते हैं कि उसमें कहीं कोकिल का कूंजन दिखाई देता है, कहीं कोयल बोल रही है। दूसरी ओर जब जैसे बसंत का ऋतु है, बसंत ऋतु में कहीं कोयल बोल रही है, कहीं भौरे गुनगुना रहे हैं, फूल खिले हुए हैं। तो वहाँ पे जो नव युवतियाँ हैं अपने अपने प्रेमियों के साथ विलास कर रही हैं। और वहीं एक तरफ ऐसा पक्ष है कि वह कोयल की कूजन एक तरफ दिखाई देती है, तो दूसरी तरफ आपको पतियुक्ता युवतियों का विलास भी दिखाई देता है। और जो उस समय के यानी कि जो नव युवतियों का जो विलास है उसे देख करके जो विधुर लोग हैं या वियोगी लोग जो हैं, उन वियोगी और विधुर लोगों का शरीर कांपने लगता है उनको देख करके, यानी कि ईर्ष्या भाव जागृत हो जाता है। जैसे एक उदाहरण देखेंगे, इड़ी परी कोयल कूजई पूंजई युवती मड़ोर। ये पंक्ति क्या कह रही है कि इड़ी परी कोयल कूजई, यानी कि एक तरफ तो कोयल कूंजती है और पूजई युवती मड़ोर, और जो युवतियां हैं, नौ युवतियां हैं, वह अपने अपने प्रेमियों के साथ, अपने अपने पतियों के साथ विलास कर रही हैं। उस वसंत ऋतु में नाच गा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और विधुर वियोगिनी धूंजई कूंजई मयण किशोर। ये जो विधुर लोग हैं, अर्थात जो पत्नी से या प्रेमिका से विहीन पुरुष लोग हैं, और वियोगिनी जो पति या प्रेमी से विरक्त स्त्रियां हैं, इन लोगों को क्या हो रही है, कूजई मयण किशोर, इन्हें देख करके इनका शरीर कांपने लग रहा है, यानी क्रोध के मारे उन्हें उन नव युवतियों का विलास अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा होता है ना कि जब आप का मन अत्यंत दुखी हो तो कोई अन्य व्यक्ति आपके सामने आकर के हंसने लगे, नाचने लगे, गाने लगे, तो आपको बड़ा क्रोध आता है। आप चिढ़ करके सोचते हैं कि 2 थप्पड़ मार के उसको चुप कर दें। तो यही उस समय के साहित्य में भी आप देखने को पाते हैं कि जो वियोगिनी हैं, और जो विधुर लोग हैं, उनका शरीर कांपने लग रहा है मारे क्रोध के। वह उनके हास विलास से ईर्ष्या कर रहे हैं। फिर आगे देखते हैं कि जनजीवन का अभाव। ये जो आदिकालीन साहित्य रहा है, इसकी एक प्रमुख प्रवृत्ति जनजीवन का अभाव देखने को मिलता है कि इसमें जो उस समय की जो राजाओं की या फिर जो जनता थी या वहाँ के आदिकालीन समय के लोगों की जो मनोवृत्ति थी, ये कैसी थी, ये सर्व जनहिताय न हो करके यह स्वामिनः सुखाय की प्रवृत्ति थी। यानी कि जो साहित्यकार भी थे, ये साहित्यकार भी कैसे थे, यह सबके हित के लिए, जैसे कहते हैं ना कि साहित्य क्या होता है, सहितस्य भाव इति साहित्य। तो सहितस्य भाव इति साहित्य को कहते हैं जिसमें सभी के कल्याण का भाव छिपा हो, सबके हित की बात कही गई हो, वह साहित्य है। लेकिन आदिकालीन साहित्य में क्या देखने को मिलता है कि सर्वजन हिताय न होकर के स्वामिनः सुखाय देखने को मिलता है, कि उसमें राजा की प्रशंसा करते हैं, सबके हित की बात की चर्चा वो नहीं करते, बल्कि अपने स्वामी के सुख की चर्चा करते हैं। और जो सामान्य जीवन था, यह सामान्य जीवन के सुख दुख, उतार चढ़ाव, इसका भी अभाव देखने को मिलता है। यानी कि उस समय का जो साहित्य रहा है उसमें जो सामान्य सी जनता, यानी कि जो सामंत रहे, राजा रहे, उन्हीं के प्रशंसा में कवि लोग जुटे थे। जो लोक जीवन था, जो सामान्य जनता थी, जो साधारण जनता थी, उसके सुख दुख या उसके जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव का वर्णन कहीं देखने को नहीं मिलता है। ये क्या है, यह भी एक, यानी कि इससे क्या होता है, साहित्य में हम एक अभाव पाते हैं कि कहते हैं कि साहित्य जो होता है समाज का दर्पण होता है। तो अगर किसी समाज के विषय में जानना हो तो वहाँ का साहित्य पढ़ें। तो हम आदिकालीन साहित्य पढ़ते हैं तो आदिकालीन साहित्य में सिर्फ राजाओं और सामंतों के का वर्णन किया गया है, लेकिन जो जन सामान्य रहा है, जो साधारण जनजीवन रहा है, उसका जो उसके जीवन में जो घटित होने वाली घटनाएं हैं, उसके दुख है, उसकी परिस्थितियां हैं, उसके सुखों का कोई वर्णन नहीं किया गया है। तो ये अभाव भी हम देखते हैं इसमें। फिर क्या देखते हैं, जो कवि समाज है, यानी कवि समाज के प्रति क्या है, वो अपने दायित्व का निर्वाह करने में असफल है। जो आदिकालीन साहित्यकार दिखते हैं या कवि दिखते हैं, ये कैसे दिखते हैं कि कवि का दायित्व क्या होता है, कवि का दायित्व होता है कि वह समाज को जगाए, समाज के दर्पण का काम करे और समाज को
जागृत करे, जागरण का काम करना कवि का होता है। कवि समाज के हर एक पहलुओं पर, हर एक पक्षों पर अपनी तीखी दृष्टि रखता है, अपनी पैनी दृष्टि रखता है और अपने शब्दों के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाता है, समाज में सुधार लाता है। किंतु आदिकालीन साहित्य में हम इसका अभाव देखते हैं कि उस समय के जो कवि हैं वह अपने दायित्व का निर्वाह करने में सर्वथा असफल सिद्ध हुए हैं। फिर 8वीं प्रवृत्ति देखते हैं कि अभिव्यंजना शिल्पजन्य प्रवृत्तियाँ, यानी कि अभिव्यंजना शिल्पजन्य प्रवृत्ति रही है। यह भी एक महत्वपूर्ण आदिकालीन प्रवृत्ति है आदिकालीन साहित्य की। इसमें क्या देखते हैं कि जो भाषा है ना, भाषा उस समय की अपभ्रंश भाषा थी और अपभ्रंश भाषा के हम विविध रूप को देखते हैं। विविध रूप में क्या आता है कि जैसे जो जैन लोग थे, जैन साहित्य में हम देखते हैं कि प्राकृत अपभ्रंश का प्रयोग हुआ है। वहीं देखते हैं कि सिद्ध साहित्य में लोक भाषा मिश्रित अपभ्रंश का प्रयोग हुआ है। फिर हम खड़ी बोली, मैथिली और हिंदी के प्रारंभिक रूप को भी देखते हैं। यानी कि जो आदिकाल था, आदिकाल में कई भाषाओं का मिश्रण भी देखने को मिलता है या कई भाषाओं के विकास को भी हम देखते हैं। हम जैन साहित्य में जहाँ प्राकृत अपभ्रंश देखते हैं, वहीं सिद्ध साहित्य में लौकिक अपभ्रंश को देखते हैं, लोक भाषा मिश्रित है। फिर हम विद्यापति के पदावली में मैथिली भाषा का उदय देखते हैं और खुसरो की रचनाओं में हम खड़ी बोली का प्रयोग देखते हैं। तो ये क्या है, ये अभिव्यंजना शिल्पजन्य प्रवृत्ति पाई जाती है उसकी। फिर आगे हम देखते हैं कि जो काव्य था, उस काव्य में कई प्रकार के छंदों का, दोहों का प्रयोग करते थे। जैसे उस समय का जो आप काव्य देखते हैं, जैसे उसमें काव्य रूप है, उसमें आप कहीं दोहा है, तोमर है, पद्धरी है, तांटक है, ये सब क्या है, लोकगीत शैली है, आर्या है, कुंडलिया है, उल्लाला है, इत्यादि छंदों का प्रयोग खूब देखते हैं। इन्हीं छंदों में यह रचना करते हैं। फिर हम इसके काव्य शिल्प के संबंध में, यानी कि जो छंदों का प्रयोग रहा है उसके संबंध में हम एक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की परिभाषा देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकालीन जो साहित्य है, उस साहित्य में जो प्रयोग होने वाले छंद हैं, उनका जो प्रयोग रूप है या उसका परिवर्तित रूप हो रहा है, तो उसका हम प्रयोग देखते हैं कि वो कहते हैं हजारी प्रसाद जी कि रासों के छंद जब बदलते हैं तो श्रोता के चित्त में प्रसंगानुकूल नवीन कंपन उत्पन्न करते हैं। यानी कि उसकी विशेषता बताते हैं। उसमें जो छंद हैं, यानी कि तमाम तरह के छंदों का प्रयोग हो रहा है। तो इन सभी छंदों के प्रयोग में कहीं हम मुक्तक काव्य देखते हैं, महाकाव्य देखते हैं, जो चरित काव्य देखते हैं, उन सभी काव्यों में जिन छंदों का प्रयोग हुआ है उस छंदों के विषय में लिखते हैं कि जो रासों काव्य लिखे गए हैं उनमें जो छंद हैं, जब छंद का प्रयोग, यानी कि जैसे अभी आपने कभी दोहा छंद देखा, फिर तांटक छंद आ गया, कभी पद्धरिया छंद, कभी उल्लाला छंद, तो जैसे जैसे छंद यानी कि पदों में या दोहों में जो छंदों का रूप जैसे ही परिवर्तित होता है, वह प्रसंगानुकूल नवीन कंपन उत्पन्न करते हैं। जैसे आप परमाल रासों का नाम सुने होंगे। परमाल रासों में भी एक श्रृंगारपरक रचना कही जाएगी और वीर काव्य भी है। तो जब हम आल्हाखंड पढ़ते हैं तो आल्हाखंड पढ़ते ही क्या होता है, हमारे शरीर में उत्साह और जोश जागने लगता है, जोश की भावना आ जाती है, उत्साहित हो जाते हैं, तो एक नई ऊर्जा मिलने लगती है। तो वीर रस से हमारी भावना उत्प्रोत हो जाती है। तो ये क्या है, यानी कि जैसे ही छंद बदलते हैं, जब श्रृंगार की बातें होती हैं तो हमारे मन में भी श्रृंगारिक भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं। जब किसी वियोगिनी का विरह वर्णन देखते हैं तो उसमें हमारा भी मन द्रवीभूत हो जाता है। जब वीर रस से संबंधित कविताएं पढ़ते हैं तो हमारे मन में भी क्या होता है, हमारे चित्त में भी ओज की भावना विकसित होने लगती है। तो ये देखते हैं कि जो अभिव्यंजना शिल्प जन्य ये प्रवृत्ति रही है और इसके संबंध में ये द्विवेदी जी की परिभाषा अति महत्वपूर्ण है। आप लोग इन सबको नोट्स बनाते जाएंगे और पूरे कक्षा को अच्छे से देखेंगे, नोट्स बना लेंगे और सारी परिभाषाओं को, सारे एक एक पॉइंट्स को नोट करते जाएंगे और इसको लिखते जाएंगे। तो आज हमने देखा ये क्या था, ये आदिकालीन जो साहित्य था इसकी प्रवृत्तियाँ देखी हमने। अब हम आगे देखेंगे कि आदिकालीन में किन किन प्रकार के साहित्यों का प्रयोग होता है था, यानी कि किस किस प्रकार के साहित्य लिखे गए। तो ये अगली कक्षा में हम देखेंगे। और आप लोग इन सभी कक्षाओं को, अगर पिछली कक्षा नहीं देखें तो उसे भी जा कर के देखें और इस कक्षा को भी देखें और आगे भी आप देखते रहें और सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और क्या शेयर कर लें, कमेंट भी कर लें अगर
बढ़िया है तो बाकी धन्यवाद।